हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कमल नागर स्वागत करता हूं आप सभी का साइंस प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, लेब स्टैंड की हमारी चल रही है विजय तिलक टेस्ट सीरीज और उसका हुआ है मेजर सेकंड। और इस मेजर सेकंड में जो आई हुई बायोलॉजी है उसका करने जा रहे हैं हम क्या सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा श्वेत रुधिर अणु मतलब डब्ल्यूबीसी पूछ रहा है कि कौन सा वाला डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा है, ठीक है। तो लसीकानूर ये डब्ल्यूबीसी तो है, लेकिन क्या है, ये छोटा है, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा। एक केंद्र कानूर जिसको बोलते हैं मोनोसाइट, तो ये क्या है, मोनोसाइट ही सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। बिम्बाणु थ्रोम्बोसाइट ये रक्त स्कंदन में काम आता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का पार्ट नहीं है। रक्ताणु लाल रुधिर कणिका ये क्या है, ये आरबीसी है, ना कि डब्ल्यूबीसी, यहाँ लिखा ही हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया, बाकी ऑप्शन इस प्रकार थे, ठीक है। टाइफाइड मियादी बुखार के कारण होता है। देखो, एक चीज दी हुई है टाइफाइड, अब टाइफाइड होता किससे है, तो टाइफाइड यहाँ होता है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। और साल्मोनेला टाइफी में ये जो नाम है ये क्या है, ये एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, जिससे टाइफाइड होता है, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन पोषकों का एक ऐसा वर्ग है जिनका मानव शरीर द्वारा जैव संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। ये यहाँ तक बोला है कि विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, जबकि विटामिन ए व डी, अच्छा, विटामिन ए और डी को छोड़कर, मतलब ये है कि जो विटामिन ए और डी है वो हमारे शरीर में बनते हैं, बाकी विटामिन नहीं बनते हैं। तो क्या ये सच है? बिल्कुल। देखो, हमारे शरीर में कोई से भी विटामिन नहीं बनते हैं ए और डी के अलावा। अब ए और डी कैसे बनते हैं, हम भोजन से लेते हैं, हम भोजन जैसे लेते हैं तो उनके अंदर जैसे हमने बीटा कैरोटीन लिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंदर जाके वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे आप अभी सर्दियां चल रही है, धूप में बैठते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि विटामिन डी ले रहे हैं हम। तो विटामिन डी भी धूप की किरणों से हमारे स्किन में बनता है, तो विटामिन डी ऐसे बनता है। ए मैंने बता दिया, भोजन से मिलता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। विटामिन ए व के जल में घुलनशील होते हैं नहीं। देखो इधर देखो, जो दो तरह के विटामिन होते हैं, एक तो होता है लिपिड सोल्यूबल, क्या होता है, लिपिड सोल्यूबल, ठीक है ना। ये कौन कौन से होते हैं, ए देख, ए डी ई के, ठीक है ना। ये ट्रिक है, ए देख, इसके नाम से याद कर लेना। तो ये जो विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये क्या है, लिपिड सोल्यूबल है, मतलब ये लिपिड में या वसा में घुलनशील होते हैं। एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल। तो अब जो वाटर सोल्यूबल है वो क्या क्या बचा, ए के बाद बी और सी, ठीक है। तो बी और सी जो है वो क्या है, वाटर सोल्यूबल है, मतलब जल में घुलनशील होते हैं। अब देखो क्या दिया हुआ है, विटामिन ई व के जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन ई और के लिपिड सोल्यूबल है, ना कि जल में घुलनशील, तो ये गलत हो गया। विटामिन बी व सी वसा में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल है, ना कि वसा में, तो ये भी गलत हो गया, ये गलत दे दिया। अब क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछ रहा है, तो केवल एक सत्य है, ऑप्शन ए, केवल एक सत्य है, ठीक है। आगे देखो, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन O3 की उपस्थिति, ओजोन के बारे में पूछ रहा है। फायदेमंद है क्योंकि यह जेट यात्रा करने वाले लोगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। भाई, जेट यात्रा जो करते हैं वो क्या ऑक्सीजन ओजोन से लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं, उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, ओजोन को श्वसन के रूप में नहीं ले रहे, मतलब ओजोन के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको श्वसन के रूप में नहीं ले रहे, तो ये तो गलत है। हाल के वर्षों में औसत वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए, मतलब किसकी बात कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है, के लिए जिम्मेदार रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन है, ओजोन है क्या, सी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार, तो ये भी गलत हो गया। पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों के प्रवेश के नियंत्रण में मदद करता है, बिल्कुल यही सही बात है। जो जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, वो जमीन तक आ जाती है, हमारे स्किन को नुकसान करती है, तो उससे उसको रोकने में जो चीज सहायता करती है वो क्या है, ओजोन लेयर है, वही सहायता करती है। प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर में बाधा डालता है, तो प्रकाश संश्लेषण का और ओजोन का भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आगे देखो, जंतुओं के कुछ लक्षण नीचे दिए गए हैं। भ्रूण में पृष्ठरज्जु आवश्यक रूप से उपस्थित होती है तथा वयस्क में सतत बनी रहती है। तो किसकी बात कर रहा है, कौन से जंतु, देखो रज्जु की, कोर्डेट्स के बारे में पूछ रहा है। तो जो कोर्डेटा संघ है उसके भ्रूण में पृष्ठरज्जु आवश्यक रूप से उपस्थित होती है, यही कोर्डेटा का लक्षण है, तथा वयस्क में भी सतत सतत बनी रहती है, बिल्कुल सही बात है।
जंतुओं में बंद या खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो देखो जो कोर्डेटा होता है ना, उसमें मोस्टली तो अधिकतर कोर्डेटा में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, लेकिन खुला परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है। मना नहीं है कि खुला नहीं पाया जाएगा, तो ये भी सही है, ठीक है। जंतुओं में द्विपार्श्व सममिति मतलब बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। मतलब अगर किसी भी जंतु को एक अक्ष से काटो तो दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, द्विपार्श्व सममिति। तो ये भी सही है, ठीक है। जंतु हमेशा त्रिकोणीय, अब त्रिकोणीय ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, देखो जब भ्रूण से निर्माण होता है तो वहां पर तीन जनन स्तर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो उन तीनों से निर्माण होता है कि इनका कोर्डेट्स का रज्जु क्योंकि तो त्रिकोणीय उनको बोल दिया। अगर दो परतों से निर्माण होगा तो उनको द्विकोणीय बोलेंगे। और देहगुहय, देहगुहय देखो सीलोमेट क्या होता है, सीलोमेट का मतलब है कि पाचन तंत्र और शरीर के बीच में एक गुहा पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, सीलोमेट, देहगुहय। तो ये भी सही है। जो कोर्डेटा है वो त्रिकोण की भी होती है और सिलोमेट भी होते हैं। तो सारे ऑप्शन सही है, ए बी सी डी सब सही है, ठीक है। आगे चलो, देखो कॉलम एक को कॉलम दो से मिलाना है, इधर दिया हुआ है जंतु, इधर दिया हुआ है देवगुहा का प्रकार। अब आई गया देवगुहा, देवगुहा को ढंग से समझो। देखो जो वर्गीकरण किया गया तो वर्गीकरण के बहुत सारे आधार लिए गए, उन्हीं आधारों में से एक आधार है देहगुहा का प्रकार। अब देहगुहा तीन टाइप के मतलब देहगुहा कौन कौन सी ली है, या तो कुछ जंतुओं में देहगुहा उपस्थित होती ही नहीं है, या फिर कुछ जंतु जिनमें देहगुहा होती होने और न होने वाली के बीच की है, जैसे जिसको आभासी देहगुहा बोलते हैं, कूट देहगुहा बोलते हैं, ठीक है। और तीसरी जिनमें देहगुहा पाई जाती है। तो तीन तरह के जंतु हैं। एक तो है अगुइया, ठीक है, इनको बोलते हैं एसिलोमेट, ठीक है। एक हो गई कूटगुइया, इनको बोलते हैं सूडोसिलोमेट। और एक होते हैं गुहिया, ठीक है, इनको बोलते हैं सिलोमेट। अब देखो जो वर्गीकरण शुरू हुआ है, ठीक है, शुरू कहाँ से हुआ, पोरीफेरा से। तो पोरीफेरा से लगभग प्लेटीहेल्मिन्थीस के जंतु किस में आते हैं, अगुई में आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कहाँ से आते हैं, पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद सिलेंडरा, टीनोफेरा, टीनोफोरा सब इसमें आते हैं। पोरीफेरा से कहाँ तक आते हैं, ये आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस। अब प्लेटीहेल्मिन्थीस के जस्ट बाद क्या आता है, प्लेटीहेल्मिन्थीस के जस्ट बाद आता है एस्कीहेल्मिन्थीस। तो जो एस्कीहेल्मिन्थीस होते हैं ना, वो कूटगुई होते हैं, सूडोसिलोमेट होते हैं। और आरकेएससी ने ये क्वेश्चन लगभग 3-4 बार अलग अलग तरीके से पूछ लिया। तो तुम्हें अगुए याद रहे ना रहे, गुहे याद रहे ना रहे, लेकिन कूटगुई जो सूडोसिलोमेट है ना, इनको जरूर याद रखना। ये एस्कीहेल्मिन्थीस है और तुम्हारा 1 नंबर दिला जाएंगे ये, ठीक है ना, क्योंकि पेपर में हमेशा क्वेश्चन आएगा, क्या ये एस्कीहेल्मिन्थीस। अब देखो जो गुहिये होता है ना, अब गुहिये भी दो टाइप के हो गए। अब ये दो टाइप के कैसे, देखो जो गुहा का निर्माण हुआ, गुहा कौन सी, शरीर के बीच में और पाचन के बीच में जो गुहा बनी, उन उस गुहा का निर्माण कैसे हुआ, इसके आधार पर गुहिये जंतु दो प्रकार के होते हैं। जिनमें से जो पहला वाला है वो तो होता है साइजोसिलोमेट, और एक जो दूसरा वाला है वो होता है एंटेरोसिलोमेट, ठीक है ना। एक होता है साइजोसिलोमेट, एक होता है एंटेरोसिलोमेट। अब देखो जब देह गुहा बन रही थी तो देह गुहा अगर मेसोडर्म से बनती है, मेसोडर्म के क्या बोलते हैं, स्प्लिट होने से बनती है क्या, मेसोडर्म के स्प्लिट होने से अगर देह गुहा का निर्माण हुआ तो वो कौन से देह गुहा, साइजोसिलोमेट। और अगर इंटेस्टाइन से मतलब जो आंत है उससे देह गुहा का निर्माण हुआ है तो वो कौन सा है, एंटेरोसिलोमेट। अब इसमें भी उदाहरण आ जाते हैं। तो साइजोसिलोमेट कौन कौन से होते हैं, एस्कियलमंतीस के जस्ट बाद क्या आता है, एस्कियलमंतीस के जस्ट बाद आता है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। तो तीनों इसमें आते हैं, क्या क्या, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ठीक है ना। तीनों के तीनों किस में आते हैं, साइजोसिलोमेट में। याद रखना साइजो मतलब स्प्लिट होकर बना है। तो किससे बना है, स्प्लिट होकर, मीजोडर्म के स्प्लिट होने से बना है। तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, साइजोसिलोमेट में आ गया। अब एंटेरोसिलोमेट में क्या बचा, एंटेरोसिलोमेट में बचा इकाइनोडर्मिटा और एक हो गया कोर्डेटा, ठीक है ना। ठीक, ये कौन सा है, ये होते हैं एंटेरोसिलोमेट जिनमें गुहा पाई जाती है। ये पूरा गुहा का वर्गीकरण है
एनसीईआरटी में इनके डायग्राम भी दिए हुए हैं, आपने नोट्स और किसी भी टीचर से जहां से भी आपने पढ़े हैं अच्छे से समझा होगा, ठीक है, मैंने रफली बता दिया एक बारी। अब देखो यहाँ पर मैच करना है, तो इकाइनोडर्मेटा है। अब इकाइनोडर्मेटा कौन सा है? एंटेरोसिलोमेट है। इकाइनोडर्मेटा एंटोसिलस गुहा, ठीक है ना, ये है। आर्थ्रोपोडा, अब आर्थ्रोपोडा किसमें? साइजोसिलोमेट, ठीक है। अब सुनो, यहाँ आर्थ्रोपोडा दे रखा है हीमोसिल। अब देखो एक चीज होती है, जो गुहा होती है ना, गुहा, अगर वो गुहा बाई चांस रक्त से भर जाए, देखो आर्थ्रोपोडा जो होता है उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब खुला परिसंचरण तंत्र मतलब रक्त खुले में बहेगा, तो बहेगा कहाँ? उसी गुहा में बहेगा। तो जब गुहा में रक्त बहने लग जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हीमोसिल केविटी बोलते हैं। और वो किसकी विशेषता है? वो आर्थ्रोपोडा की विशेषता है, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखना, आर्थ्रोपोडा में जो गुहा है उसको हीमोसिल बोलते हैं। निमेटी एल्मंथीस, देखो ट्रिक वाली क्वेश्चन। अब जो एस्की एल्मंथीस है उसका ही दूसरा नाम क्या है? निमेटी एल्मंथीस। तो अब इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगी कूट दिया हुआ एनेलिका, एनेलिडा। ये अब एनेलिडा में कौन सी पाई जाती है? साइजोसिलोम। अब इसमें क्या दे रखी है? देहगुआ अनुपस्थित, तो ये तो है ही नहीं वास्तविक देहगुआ। ये जो है ये गुही है, मतलब वास्तविक एक्चुअल में देहगुआ है इनकी, तभी तो है। तो एनेलिडा किसमें आ गया? वास्तविक देहगुआ। ऐसे करके इनका मिलान हो गया। अब ए में 3, बी में 2, ए में 3, बी में 2, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा वर्गीकरण है, आराम से तुमने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करता है? अब लैंगिक द्विरूपता का मतलब है कि ऐसे जीव जिनको बाहर से देखने पर ही नर और मादा में स्पष्ट विभाजन दिखाई दे जाए, वो क्या होते हैं? लैंगिक द्विरूपता दर्शाते हैं। अब देखो हाइड्रा, हाइड्रा में पता नहीं चलता कि नर है कि मादा है, ठीक है। एस्केरिस में पता चलता है। एस्केरिस का फोटो एनसीईआरटी में दिया गया है। जो मादा होती है वो लंबी होती है और नर की पूंछ घुमावदार होती है, ठीक है ना। तो एस्केरिस में वो है। हाइड्रा, हाइड्रा फिर से नहीं होता। ओरिएक्टोलेगस, ये किसका नाम है? ये खरगोश का नाम है, ठीक है ना, खरगोश का नाम है। तो खरगोश में तो साफ रूप से दिखता है कौन नर है कौन मादा है, ठीक है। तो हाइड्रा में नहीं होता ओरिएक्टोलेगस, तो ये भी गलत हो गया। एस्केरिस में होता फेरेटिमा। फेरेटिमा किसको बोलते हैं? केचुआ में बोलते हैं। तो केचुए में भी नहीं होता है, उभयलिंगी होता है केचुआ, ठीक है। एस्केरिस और ओरिएक्टोलेगस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एस्केरिक्स, एस्केरिस में भी अलग से दिखाई देता है और खरगोश में भी अलग से दिखाई देता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा लक्षण सभी कोर्डेटा जंतुओं में नहीं पाया जाता है? अब कोर्डेटा में नहीं पाया जाता है ऐसा लक्षण कौन कौन सा है? तो देखो पहला ही ऑप्शन दिया गया है डायफ्राम। अब जो डायफ्राम है ना, डायफ्राम जो है ये केवल स्तनधारियों की विशेषता है, स्तनधारियों में पाया जाता है डायफ्राम, ठीक है। सीलोम, देखो जो सीलोम होता है गुहा, वो सभी कोर्डेटा में पाया जाता है। हमने जो पहला क्वेश्चन आया था उसमें पढ़ लिया था। ग्रसनी क्लोम दरारें, ये कोर्डेटा के किसी न किसी अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पाई जरूर जाती है, ठीक है। पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु, ये भी सही है। पृष्ठीय होती है तंत्रिका रज्जु। अगर नॉन कोर्डेटा होता है तो उसमें क्या होता है? अधेरी होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों तो सही है। अब एक और चीज देखो, स्तनधारियों के ऐसे और भी लक्षण हैं जो केवल स्तनधारियों में ही पाए जाते हैं। जैसे स्तन ग्रंथियां, मतलब जो श्वेत ग्रंथियां हो गई, उनका रूपांतरण किस में हो गया? स्तन ग्रंथियों में हो गया। उसके अलावा देखो वो क्या बोलते हैं, जो जो मस्तिष्क होती है, मस्तिष्क के अंदर कार्पस केलोसम का पाया जाना, ये भी स्तनधारियों की विशेषता है। मस्तिष्क के अंदर एरेक्नोइड का पाया जाना, ये भी स्तनधारियों की विशेषता है। तो ऐसी कुछ 7-8 विशेषताएं एनसीईआरटी में दी हुई है जो केवल स्तनधारियों में पाई जाती है, ठीक है। आगे चलो। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े की दोनों बीमारियां वायरस रोग है? अब वायरस रोग किस एक जोड़े की? ठीक है। टाइफाइड, अब टाइफाइड तो अभी हमने देखा है, साइज साल्मोनेला टाइफाइड, टाइफिस होता है, वो जीवाणु है, ठीक है। क्षय रोग नहीं, ये तो ये गलत हो गया, ठीक है। दाद और एड्स, दाद जो है फंगस कवक से होता है, एड्स जरूर वायरस होता है। सामान्य सर्दी जुकाम, अब सामान्य सर्दी जुकाम वायरस होता है, कौन सा वायरस? क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंजा। अरे दिमाग से निकल गया यार। हाँ ह्यूमन, ये दिमाग में आ ही नहीं रहा। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा तो आया, नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। एड्स किससे होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो एड्स इससे होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो गया। क्या है, दिमाग से निकल गया, कत्ते निकल गया, पता नहीं, बहुत सीधा है। सामान्य सर्दी जुकाम बच्चे बच्चे को पता है कौन सा वायरस होता है, ठीक है, मुझे ही याद नहीं आ रहा, ठीक है। अब इधर समझो, अगला क्वेश्चन फिर से रोगजनक दिया हुआ है और कारण की दिया हुआ है कि क्यों होता है, ठीक है। अमीबता मतलब एमिबोसिस, ये किससे होता है? ये होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। अब एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होता है, वो कहाँ पाया जाता है? वो दूषित भोजन और जल में पाया जाता है, मतलब ज्यादातर तो जल में पाया जाता है। तो देखो अमीबा का कारण क्या हो गया? केवल निर्जगती। देखो यूज ओनली स्टरलाइज्ड, स्टरलाइज का मतलब क्या होता है? प्रदूषित भोजन और वाटर, ठीक है ना। तो बी में क्या आ गया? 2, बी में 2 आ गया, ठीक है।
सॉरी, ए में 2 आएगा, बी में क्यों आएगा? बी तो अभी पढ़ा ही नहीं हमने। ए में क्या आ गया? 2 आ गया। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस, ठीक है? डिप्थीरिया जो है उसमें डीपीटी वैक्सीन दी जाती है। अब डीपीटी वैक्सीन 3 लोगों में दी जाती है। पहले तो है डिप्थीरिया, दूसरा है पर्टुसिस, ठीक है ना? पर्टुसिस, और तीसरा है टिटेनस। ये तीनों रोग डीपीटी की फुल फॉर्म है, ये तीनों नाम है। तो ये किस में दी जाती है? ये इसमें दी जाती है। हैजा, कोलेरा, देखो कोलेरा, हैजा क्या होता है कि दस्त लगना, अनियंत्रित दस्त लगना। तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए आपको ओआरएस का घोल पिलाया जाता है, मतलब बार बार पानी पिलाया जाता है। तो हैजा में क्या हो गया? मौखिक पुनर्जल भरण है, मरण नहीं है। देखो इंग्लिश में देखो, ओरल रिहाइड्रेशन, मतलब जल की कमी होगी तो रिहाइड्रेट करते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं? ओआरएस बोलते हैं, ठीक है ना? तो हैजा में क्या होता है? मौखिक पुनर्जल भरण। देखो सिफिलिस, उपदंश क्या होता है? सिफिलिस होता है, और ये क्या है? ये एक एसटीडी है। ट्रेपोनिमा पेलिडम से होता है। एसटीडी सोमेटिक ट्रांसफर डिजीज है, मतलब सेक्सुअल रोग है, ठीक है ना? तो ए में क्या हो गया? ए में है 2, बी में है 3। ए में है 2, बी में है 3, तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है? आगे देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो सिफिलिस जो दे रखा है वो ट्रेपोनोमा पैलेडियम दे रखा है, अभी जैसे दिया था ये, ठीक है? ट्रेपोनिमा पैलेडियम दिया हुआ है सिफिलिस का, तो यही सही हो गया। एड्स जो है वायरस से होता है। गोनेरिया भी नाइजीरिया गोनेरिया से होता है क्या? निसेरिया गोनेरिया से होता है, ठीक है? टाइफोइड दिया हुआ है, तो ये साल्मोनेला टाइफोइड से होता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है? फिर अगेन कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। अब क्या दिया हुआ है? देखो गोली दी हुई है, मतलब इधर दी हुई है रीति, इधर दी हुई है कार्य विधिया, तो कौन से कार्य क्या करते हैं? देखो जो गोली होती है वो क्या करती है? अंडोत्सर्ग को न होने देना। देखो जैसे हम ओरल पिल्स लेते हैं एंटी प्रेगनेंसी के रूप में, तो ये क्या करती है? वो हार्मोन को डिसबैलेंस कर देती है, ताकि उससे अंडोत्सर्ग होता नहीं है, ठीक है? वो रोक देती है। हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है ना? तो ऐसा कंडोम क्या करता है? कंडोम शुक्राणुओं को सर्विक्स में पहुंचने से रोकता है, मतलब सर्विक्स में जैसे ही स्पर्म अंदर जाने लगते हैं वो रोक लेता है अपने अंदर ही, तो ये ऐसे वर्क करता है। शुक्र वाहिका छेदन जो है वेसोक्टोमी, वेसेक्टोमी में क्या करता है? शुक्र वाहिका है ना, उसको या तो काट देते हैं या बांध देते हैं, तो क्या होता है? जो जो वीर्य होता है, वीर्य उसमें शुक्राणु का नहीं होता है, ठीक है? सीमन में क्या होता है? स्पर्म नहीं होता है, केवल फ्लूइड फ्लूइड होता है। तो इसमें क्या हो गया? 4 हो गया। कॉपर टी, अब कॉपर टी क्या होता है? देखो इम्प्लांटेशन को नहीं होने देती कॉपर टी, भ्रूण में गर्भा ये क्या बोलते हैं, अंतरोपण को होने ही नहीं देती कॉपर टी। तो ए में फिर से क्या आ गया? ए में 3 है, बी में 1 है। ए में 3 है, बी में 1 है, ऑप्शन सी वाला इस बार ही सही हो जाएगा, ठीक है? आगे देखो, ठीक है? हार्मोन मोचक अंत गर्भाशय युक्तियों का चयन कीजिए। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी हिंदी हिंदी में जाने क्या दिया हुआ है, तुम ना इंग्लिश ट्राई करना। यकीन मानो मैं खुद हिंदी मीडियम का हूँ, मैं सरकारी में पढ़ा हुआ हूँ, फिर भी मैं खुद भी इंग्लिश टर्म्स याद करने पे ज्यादा जोर देता हूँ। भले मुझे स्पेलिंग नहीं आती, लेकिन मैं इंग्लिश में ज्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ लिखा हुआ है हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है? तो जो आईयूडीएस होती है, आईयूडीज, ठीक है ना? ये क्या होती है? एक्चुअल में 2 टाइप की होती है। एक तो होती है हार्मोनल और एक होती है नॉन हार्मोनल। अब ये जो डिवाइसेस होती है ना, इसमें जो हार्मोनल वाली होती है उसमें क्या होता है? सिक्रेटरी टाइप की होती है, उनसे हार्मोन रिलीज होते हैं। अब वो हार्मोन क्या करते हैं? वो या तो ओव्यूलेशन को होने नहीं देंगे या फिर इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे, मतलब जो ओव्यूल है उसको भ्रूण में रुकने नहीं देंगे। तो हार्मोनल वाले क्या करते हैं? ओव्यूलेशन को नहीं होने देते हैं, तो इससे क्या होता है? प्रेगनेंसी रिलीफ हो जाती है। और जो नॉन हार्मोनल होते हैं ये क्या होते हैं? ये कॉपर मेड होते हैं, ठीक है ना? ये कॉपर के बने होते हैं, जो क्या करते हैं? स्पर्म को अंदर नहीं जाने देते, बाहर ही रोक लेते हैं, ठीक है ना? तो ये दोनों ऐसे वर्क करते हैं। अब इनके एग्जाम्पल वो तुम्हें अपने लेवल से याद करना है। यहाँ पर देखो जो वाल्टस है वो LNG-20 तो क्या है? हार्मोनल है, ठीक है? LNG-20 तो क्या है? हार्मोनल है। वाल्टस नहीं, मल्टीलोड 375 और प्रोजेस्टा स्टार्ट, इसमें जो प्रोजेस्टा स्टार्ट है ना, ये हार्मोनल है, ठीक है ना? तो जहां पर दोनों ऑप्शन क्या आ जाएंगे? प्रोजेस्टो स्टार्ट और LNG-20, ये दोनों हार्मोनल है। वाल्टस और ये
लिप्टस लूप ये सब कॉपर बेस्ड है, ठीक है ना, तो ये नॉन हार्मोनल है। तो यहाँ पर ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, ये तुम्हें यही याद करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है, ये एक पूरा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसको आप यूट्यूब वीडियोस में देख सकते हो कि ये हार्मोनल वाले कैसे काम आते हैं डिवाइसेस, ठीक है। आगे देखो, मनुष्य में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के अंत पर नर जनन कोशिकाएं विभेदित होती है। अब देखो, मनुष्य जो होता है, नर जो होता है, उसमें क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है। स्पर्मेटोगोनिया होता है। अब ये आपको पता हो तो ये 2n होता है, 2n स्टेज में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है समसूत्री विभाजन। अब जैसे यहाँ समसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पर बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है ना। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जैसे ही बनी तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री फर्स्ट होता है, और इसके फलस्वरूप क्या बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो पूछ क्या रहा है कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के अंत पर नर जनन कोशिकाएं विभेदित होती है, किसमें होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। यहाँ पर आगे अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, फिर इस पर स्पर्मेटिड्स बनते हैं, फिर उनमें क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन होकर स्पर्म बन जाते हैं। तो पूरा का पूरा चार्ट तुमने पढ़ा होगा उस चैप्टर में पूरा, ठीक है। स्तनधारियों में मादाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षण किस हार्मोन द्वारा प्रेरित किए जाते हैं। तो देखो, स्तनधारियों में पूछ रहा है, मादाओं में, याद रखना, ठीक है, नर में अलग मादा में अलग। तो जो एंड्रोजन है, अब एंड्रो का मतलब तो क्या होता है, एंड्रो का मतलब ही नर होता है, ठीक है। तो एंड्रोजन क्या होता है, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पूछा है मादाओं में, तो ये गलत हो गया। अगर नर में पूछते तो ये ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों मादा हार्मोन है। अब इसमें से कौन सा वाला जिम्मेदार है, ये भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ। तो देखो, यहाँ पर लिखा होगा प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन में पी आर को पकड़ो, और पी आर से ही क्या रिलेटेड होती है, प्रेगनेंसी, ठीक है ना। तो प्रेगनेंसी में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, प्रोजेस्टेरोन। जो ओव्यूलेशन या इन सब के लिए जिम्मेदार कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन है। तो बच्चा कौन सा है, एस्ट्रोजन बचा। तो अब एस्ट्रोजन किसमें है, द्वितीय लैंगिक लक्षणों में, ठीक है ना। एस्ट्रोजन द्वितीय लैंगिक लक्षणों में हो गया। टेस्टोजन जो है वो अगेन नर का हार्मोन है, ठीक है ना। आगे चलो, प्राथमिक oocyte ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं की एक परत से घिरा रहता है, जिसे कहते हैं। अब देखो, ग्रेन्युलोसा जो है वो एक परत से घिरा रहता है। ये एक स्ट्रक्चर दी हुई है, किसकी स्ट्रक्चर, जब तुम क्या बोलते हैं वो चैप्टर, अरे यार, सीधा सीधा तो नाम है हिंदी में, छोड़ो क्या ऐसा दिमाग से स्लिप हो जाता है। देखो, प्राइमरी oocyte ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं की एक परत से घिरा रहता है, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्राथमिक पुटिका कहते हैं। प्राथमिक पुटिका क्या होती है, इनके चारों तरफ ना एक परत पाई जाती है, और जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलेसा, ठीक है ना, ग्रेन्युलोसा। अब अगर ये परत ना, ग्रेन्युलेसा की बहुत सारी परतें हो जाती है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्वितीय पोटिका, सेकेंडरी फोलिकल बोलते हैं। प्रारंभिक जनन कोशिका, प्रीमोडियल जर्म सेल्स क्या होती है, जब भ्रूण होता है, भ्रूण में जब पहली जनन कोशिका बनती है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी जनन कोशिका, ठीक है ना। और ऊगोनिया सब जानते ही है, परिवर्धन वाला जो चैप्टर है वो बोल रहा था मैं, परिवर्धन वाला चैप्टर में, ठीक है ना, उसका क्वेश्चन है ये। चिकनी पेशियों से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए। चिकनी पेशी, अब देखो, चिकनी पेशियों के संबंध में पूछ रहा है। चिकनी पेशी तंतु तर्करूपी होता है, तो बिल्कुल चिकनी पेशियों की जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी ऐसी होती है, तर्करूपी, ठीक है, ऐसी ऐसी होती है तर्करूपी, ये, ठीक है। तो ये तो सही है, चिकनी पेशियां कैसी होती है, तर्करूपी होती है। बहु केंद्र की, देखो जो चिकनी पेशी होती है वो एक केंद्र की होती है, बहु केंद्र की नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। सार्कोप्लाज्म सार्कोलेमा उपस्थित होते हैं। देखो, सार्कोप्लाज्म क्या है, जो कोशिका द्रव्यता है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और सार्कोलेमा जो कोशिका की झिल्ली होती है उसको सार्कोलेमा कहते हैं। लेकिन ये जो सार्को शब्द है ना, ये ज्यादातर ना स्केलेटल मसल्स के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ बात किसकी कर रहा है, चिकनी, जो स्मूथ मसल्स है उनके लिए, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही सार्कोमियर भी उसमें ही रहेगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एल नलिका तंत्र कम विकसित होता है, तो जो कैल्शियम स्रावित करती है एल नलिका, वो क्या करती है, कम विकसित होती है या अनुपस्थित होती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब पूछा क्या है यहाँ पर, कितने कथन गलत है, तो गलत कितने, एक दो तीन कथन गलत है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो,
पेशी संकुचन में कौन सी घटनाएं होती है? अब देखो पेशी संकुचन होने में आधे घंटे का मतलब जो क्रियाविधि है आधे घंटे बहुत तसल्ली से समझाने वाली चीज है। लेकिन यहाँ पर अभी देखो छोटी सी चीज है, ए क्षेत्र विलुप्त हो जाता है का बिल्कुल सही चीज है। ए बैंड चौड़ा हो जाता है, नहीं ए बैंड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, आई बैंड की चौड़ाई कम हो जाती है, बिल्कुल आई बैंड की चौड़ाई कम हो जाती है। मायोसिन एटीपी को जल अपघटित करके एडीपी को फास्फेट इनऑर्गेनिक फास्फेट का मोचन करता है, ये भी सही है। ठीक है, अब इधर समझो कैसे सही है। देखो मैं रफली बता रहा हूँ, ऐसे तो पूरा आधा घंटा लगता है। यहाँ पर क्या होता है देखो, दो तरह के फाइबर्स होते हैं। ठीक है, एक तो थिक फाइबर्स होते हैं और एक थिन फाइबर्स होता है। तो वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों ना एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइडिंग करते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला तो कांस्टेंट है, थिक फाइबर मान लिया मैंने, और ये वाले जो थिन फाइबर है ना, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, ग्लाइड करते हैं। ठीक है ना, पेसिज्म को चलने ये ऐसे पास आएंगे, तो इनका मूवमेंट किधर रहेगा, इधर रहेगा। इनका मूवमेंट इधर रहेगा, तो यहाँ पर बीच में क्या बनता है, यहाँ पर बीच में बनता है एच जोन, और यहीं पे क्या बनता है, आई जोन। तो ठीक है, तो जैसे ही ये संकुचन हुआ, एच जोन छोटे होने लगा, आई जोन छोटे होने लगा। ठीक है ना, एक जो बहुत अति संकुचन वाली कंडीशन होती है ना, उसमें क्या होता है, दोनों चिपक जाते हैं, और चिपकते ही क्या होगा, ये एच जो बैंड है ना, ये विलुप्त हो जाएगा, ये यहाँ से बिल्कुल चिपक जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। तो ये एच एच जोन है ना, वो विलुप्त हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट ऐसा सही होगा। ए बैंड कहाँ पर होता है, ए बैंड इस नीचे वाले पे होता है। ठीक है ना, तो ये नीचे वाला तो कांस्टेंट है, फिसल कौन रहा है एक दूसरे पे, ये ऊपर वाले जो थिन फाइबर्स है वो फिसल रहे हैं एक दूसरे पे, तो ए बैंड चौड़ा हो जाता है। यही स्टेटमेंट गलत है और यही पूछा है। ठीक है ना, देखो आई बैंड ऐसे ही, आई बैंड तो वहां है, आई बैंड की चौड़ाई कम होती है क्योंकि पास आते हैं। देखो मायोसिन एटीपी को जल अपघटन अपघटित कर एडीपी का, देखो जब मायोसिन होता है वो एक्टिन से जैसे ही जुड़ता है तो ऐसा हेड बनाता है। अब हेड बना के उसके ऊपर उसको ऐसा ऐसा फिसलाता है, तो फिसलने के लिए उसको चाहिए एनर्जी। ठीक है ना, ऐसे उसको धकेलने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ आती है, कहाँ से आती है, एटीपी जो होता है उसके जल अपघटन से आते हैं। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है अब, कौन सा क्वेश्चन, सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो सही कौन कौन से हो गए, ए बी वाला गलत है, सी डी और ई सही है। ए बी वाला गलत है, सी डी और ई सही है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। निम्न में से कौन सी रचना जीवित कोशिकाओं में पदार्थ का स्थानांतरण बाहर और अंदर करने का नियंत्रण करती है? अब देखो फोकट में दो लाइन लिख दी, पूछ क्या रहा है, कोशिका झिल्ली पूछ रहा है। बच्चे बच्चे 10वीं के बच्चे को पता है कि ये एक जो कोशिका आती है, ये कोशिका की झिल्ली ही पदार्थों के अंदर बाहर करने के लिए जिम्मेदार होती है, यही अर्धपारगम्यता दर्शाती है। ठीक है ना, तो सिंपल सी चीज है, कौन सी संरचना पदार्थों का स्थानांतरण अंदर बाहर करती है, कोशिका झिल्ली करती है। ठीक है, एक मिनट हो गया यार, मैं पानी पी लूं। अब देखो देखो, गलत कथन को चुनिए, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको देखना है। बिल्कुल सभी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, बिल्कुल यहाँ मैंडेटरी नहीं है कि जो सारी कोशिकाएं उनमें केंद्रक उपस्थित हो। बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं होती है जो केंद्रक विहीन होती है, जैसे आरबीसी होगी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया फेमस ही इसीलिए है क्योंकि पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस मतलब जो शोषण होता है उससे ऊर्जा बनाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति साधारण क्या सेल्यूलोज की बनी होती है, ये भी सही है। ज्यादातर जहां भी कोशिका भित्ति हम पढ़ते हैं तो उसमें एक संगठन सेल्यूलोज हो जाता है। ठीक है, वो भी सही है। सभी जीवित कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है। देखो जो क्लोरोफिल है ना, ये केवल या तो पादप कोशिकाओं में होता है, ठीक है, या फिर कुछ प्रोटिस्टा होता है, उनकी सेल्स में होता है। तो सभी जीवित में गलत बोल दिया इसने, यहाँ अगर पादप कोशिका बोल देता, ठीक है ना, तो फिर वो स्टेटमेंट सही हो जाता। ये स्टेटमेंट गलत है, जंतु कोशिकाएं होती है उनमें हरित लवक नहीं पाया जाता। निम्न में से कौन सा लाइसोसोम के संदर्भ में असत्य है? अब लाइसोसोम के बारे में पूछ रहा है। देखो लाइसोसोम ये एसिड हाइड्रोलेज व अन्य एंजाइम से भरे होते हैं। बिल्कुल, जो लाइसोसोम होते हैं उनके अंदर ना जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो किसी का भी पाचन कर सकते हैं। अब वो एंजाइम क्या होता है, एसिड हाइड्रोलेज व अन्य एंजाइम होते हैं। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। ये रचना व कार्य में एक रूपी व एक समान होते हैं। देखो जो लाइसोसोम होते हैं ना, वो रचना और कार्य में एक रूपी समान नहीं होते। लाइसोसोम के दो तरह के होते हैं, एक तो प्राइमरी लाइसोसोम होता है, एक सेकेंडरी लाइसोसोम होते हैं। ये बाद में पढ़ना तुम, ठीक है ना। तो ये अलग अलग होते हैं, दोनों के कार्य अलग अलग होते हैं और संरचना अलग होती है। ठीक है, ये स्वभक्षी ऑटोफेगिक हो सकते हैं। बिल्कुल, ये क्या करता है, ये अपनी ही जिस कोशिका में उपस्थित है ना उसके ही कोशिकांगों का पाचन कर सकते हैं या पूरी कोशिका का भी पाचन कर सकते हैं। तो ये भी सही है। ये प्रोटीन्स, न्यूक्लिक अम्ल और लिपिड
पॉलीसेकेराइड का भी पाचन कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने बोला है जो लाइसोसोम होते हैं वो किसी का भी पाचन कर सकते हैं, तो ये भी सही है। पूछ क्या रहा है, असत्य पूछ रहा है, तो एक गलत है, कौन सा, वो ऑप्शन बी वाला है। ठीक है, आगे देखो। कोशिका का कौन सा भाग अजीवित होता है? अजीवित मतलब मृत वाला भाग। अब कोशिका का कौन सा भाग मृत होता है? कोशिका भित्ति, सबको ही पता है कोशिका भित्ति निर्जीव होती है। टोनोप्लास्ट क्या होता है? देखो जो पादप कोशिका होती है, ऐसी पादप कोशिका होती है, इसमें यहाँ एक केंद्रक पाया जाता है, साइड में यहाँ पर एक बड़ी सी रिक्तिका पाई जाती है। तो ये जो रिक्तिका की झिल्ली है ना, इस झिल्ली को ही क्या बोलते हैं? ये इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है ना, और ये टोनोप्लास्ट क्या होती है? जीवित होती है। तो ये जीवित भाग है। प्लाज्मोलेमा कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मोलेमा वो जीवित होते हैं। स्फीरोसोम, स्फीरोसोम क्या होता है? पादप कोशिका होती है, इसमें क्या है? लिपिड, लिपिड स्टोर करने वाला जो कोशिकांग है वो क्या है? स्फीरोसोम है, और वो भी जीवित होता है। ठीक है ना, तो ये तीनों जीवित है, और ये बाकी कोशिका भित्ति निर्जीव होगी। नीचे दिए गई 4 कथनों 1 से 4 में 2 त्रुटियां हैं, इन दोनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इन पर विचार कीजिए। प्रथम ट्रांसजेनिक भैंस रोजी थी। प्रथम ट्रांसजेनिक गाय भैंस नहीं थी, रोजी गया थी, गाय थी। ठीक है ना, यहाँ भैंस गलत हो गया। जिसके दूध में मानव अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन प्रचुर मात्रा में उपस्थित था। तो ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट गलत हो गया, भैंस नहीं थी, गाय थी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग अन्य व्रत अणुओं से डीएनए को पृथक करने में किया जाता है। देखो, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, उसका उपयोग कहाँ से किया जाता है? ऐसे डीएनए जिनमें रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, वहां से डीएनए को काटकर अलग करने में किया जाता है। अन्य व्रत अणु में तो क्या हो गया? जो बिग मॉलिक्यूल हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया, वहां से थोड़ी है। ये गलत हो गया। ठीक है ना, तो ये दोनों गलत है। पूछ क्या रहा है? 2 में त्रुटि है, तो 1 और 2 में त्रुटि है। बाकी देखते हैं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस आरडीएनए तकनीक में विभिन्न चरणों में एक है। अब देखो, जो आरडीएनए तकनीक होती है, इसमें क्या करता है? किसी जीन को आवर्धित करते हैं, जीन को निकाला जाता है, फिर होस्ट में डाला जाता है, उनकी सब वृद्धि कराई जाती है। फिर जब हम अपना जो प्रोडक्ट प्राप्त हो गया, उसको निकाल कर शुद्ध किया जाता है। तो शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है ना, शुद्धिकरण, उसको ही क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं पूरी की पूरी आरडीएनए तकनीक। ठीक है ना, पोषी में डिस डिसआर्म्ड पैथोजन मतलब डिसआर्म्ड रोगाणुवाहक पोषी में आरडीएनए का स्थानांतरित करने हेतु भी प्रयोग किया जाता है। देखो, कुछ ऐसे पैथोजन होते हैं या वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, उनके अंदर रोग पैदा करने की क्षमता तो नष्ट हो सकती है, नष्ट हो चुकी है, लेकिन उसको क्या करते हैं? उसको हम अपने फायदे के लिए, अपने फायदे का जीन उनके अंदर डालते हैं और उनको होस्ट में प्रवेश करवाते हैं, ताकि हमारा जो आरडीएनए तकनीक है, जिसमें हमें जो जीन या जो उत्पाद प्राप्त करना है वो उससे प्राप्त कर सके। तो हम क्या करते हैं? इसको एज ए वाहक के रूप में काम काम में लेते हैं। ठीक है ना, रोगाणु वाहक को। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन पहले ही टिक कर दिया, 1 और 2 गलत है। ठीक है, आगे चलो। वह जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में सहायता करती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं सेलेक्टिकल मार्कर। देखो, जब बायोटेक्नोलॉजी में हम किसी जीव के अंदर कुछ अपना डीएनए प्रवेश करवाते हैं, तो वो डीएनए प्रवेश करा है या नहीं करा है, इस चीज की पहचान करने वाले जो संरचनाएं, जो चीजें होती है ना, जो क्या बोलते हैं, जो जो जीन होते हैं ना, इसकी पहचान करने वाले, उन्हें क्या बोलते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। अब कैसे वर्क करते हैं? जैसे ई कोलाई का एग्जांपल लेके मैं बताऊं, ई कोलाई में किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट नहीं पाया जाता है। मतलब ई कोलाई के ऊपर अगर आप कोई सी भी दवाई डालोगे, टेट्रासाइक्लिन होगी, एम्पेसिलिन होगी, कोई सी भी डालोगे, तो वो क्या होगा? मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे मान लो ई कोलाई के अंदर मुझे कोई डीएनए एंटर करवाना है। ठीक है ना, अब मैंने लाभ वाला, तो उस डीएनए के साथ ही मैंने क्या जोड़ा? उसमें एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जोड़ दिया। ठीक है ना, अब जैसे ही वो डीएनए अंदर जाएगा, वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला जीन भी अंदर जाएगा। तो जैसे ही जीन अंदर गया, अब उस पर टेट्रासाइक्लिन डालेंगे, तो वो जीवाणु नहीं मरेगा। अब जीवाणु नहीं मरा, तो इससे हमें क्या पता चला कि हमने जो जीन डाला था वो अंदर चला गया है। ठीक है, इसलिए नहीं मर रहा है। तो ये क्या हो गया? एक मार्कर की तरह काम कर गया। अगर मान लो कि टेट्रासाइक्लिन डालते ही जीवाणु मर जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने जो डीएनए प्रवेश करवाया था वो ई कोलाई के अंदर गया ही नहीं, इसीलिए वो मर गया। तो ये पहचान करने में काम आ गई कि जो डीएनए हमने अंदर भेजा था वो एक्चुअल में गया है या नहीं। तो ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर ऐसे काम कर रहे हैं। आगे देखो, निम्न में से कौन क्लोनिंग संवाहक नहीं है? क्लोनिंग संवाहक की बात पूछ रहा है, तो क्लोनिंग वेक्टर कौन कौन से? बीएसई, वाईएसई और पीबीआर 322, तीनों के तीनों क्लोनिंग वेक्टर है। प्रोब क्या होता है? डीएनए या डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, ठीक है, जो किसी टेम्पलेट को रीड करने में काम आता है। तो प्रोब क्या है?
प्रोब क्या है, क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से आंसर की में बीएससी दिया हुआ है वो गलत है, ठीक है। पादप की किसी भी कोशिका से पूर्ण पादप कोशिका को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? देखो, जैसे एक चीज बताऊं, यहाँ इसका आंसर रहेगा पूर्ण से सकता टोटीपोटेंसी। अब होता क्या है, जैसे एक बीज होती है, अब मैं कोशिका की बात नहीं कर रहा, एक बीज का बात कर रहा हूँ। बीज एक छोटी सी संरचना है, ठीक है ना। जैसे ही बीज आपने भूमि में डाला, उसको पानी वानी दिया, फूड वूड दिया, मतलब उर्वरक वगैरह दिए, तो वो वृद्धि करके धीरे धीरे करके पूरा पेड़ बना लेता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो बीज है ना, बीज से पूरी पेड़ बन गया, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, उस चीज को बोलते हैं टोटिपोटेंसी। अब देखो, ऐसी जो कोशिकाएं होती है जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए सफिशिएंट होती है, उनको क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंट सेल। जैसे मान लो मेरा हाथ है, यहाँ की मेरे चोट लग गई, यहाँ डैमेज होगी, तो यहाँ की जो कोशिका है ना, वो बस यहाँ यहाँ पर जो सेल्स सेल्स नष्ट हुई है उनको ही बना पाएगी, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मेरा हाथ यहाँ चोट हो गया, अब मैं यहाँ कान की कोशिका निकाल के यहाँ लगा दूं, तो क्या वो बना देगी? नहीं बनाएगी ना। लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जो किसी भी कोशिका में रूपांतरित हो सकती है और पूरा का पूरा शरीर बना सकती है। जैसे मैं बात करूं, हमारा जो भ्रूण होता है, अब भ्रूण क्या करता है, भ्रूण एक कोशिका ही होती है। अब उसी कोशिका से क्या होगा, पूरा का पूरा जीव डेवलप्ड हो गया। तो ये ऐसी कोशिकाएं क्या होती है, ऐसी कोशिकाएं होता है टोटिपोटेंसी। तो पादपों में भी ऐसी कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी। किसी भी कोशिका से पूर्ण पादप को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है, टोटिपोटेंसी कहलाती है, ठीक है। देखो, माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, जो ऊतक संवर्धन होता है। ऊतक संवर्धन मतलब एक प्रकार के टिश्यू से अलग अलग खूब सारे पौधे उत्पन्न करना, क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोपोगेशन। विभेदन, डिफरेंशिएशन, कोई कोशिका कोई विशिष्ट कार्य नहीं करती है, लेकिन बाद में जाकर विशिष्ट कार्य दर्शाने लग जाती है। जैसे मान लो तुम हो, अभी तुम कुछ भी नहीं करते, अपने घर में इधर उधर डोलते हो फिरते हो, लेकिन जैसे ही तुम पर जिम्मेदारी आ गई, तो तुमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, या फिर कुछ बच्चे काम करने लग गए, तो वो क्या हो गया, उन्होंने एक अपना कार्य कार्य ना विशिष्टता दर्शा दी एक कार्य के लिए, कि मुझे पढ़ना है, या मुझे क्या करता है, काम करना है, पैसे कमाने हैं। तो वो चीज क्या कहलाती है, वो चीज कहलाती है डिफरेंशिएशन, विभेदन। मतलब किसी एक कार्य के प्रति ये हो जाना अपना, कि किसी एक कार्य में लग जाना, ठीक है ना। विभेदन, ये जो जो तक होते हैं ना, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, सब कुछ चीजें, ठीक है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, दो पादप कोशिकाएं आती है, अलग अलग दोनों पादप कोशिकाएं आती है, दोनों को मिलाकर हाइब्रिड बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। अब देखो आगे, वही वापस से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सोमेलिट करना है। अब देखो, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अब ये क्या होता है, सुनो पहले तो पूरी बात सुनना, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है ये। दो चीजें हमारे यहाँ, मैं दो चीजें ले रहा हूँ, एक तो ले रहा हूँ शरीर में लीवर, ठीक है, यकृत की बात कर रहा हूँ, और एक में ले रहा हूँ लंग्स, ठीक है ना। तो जो अल्फा 1 ट्रिप्सिन है ना, ये बनता कहाँ से है, ये लीवर से बनता है, एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, ये बनता है। अब होता क्या है, देखो, जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स होते हैं ना, लंग्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, लंग्स के अंदर पाई जाती है न्यूट्रोफिल्स। अब पूरे शरीर में न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है, मतलब जो क्या करती है, ये क्या करती है न्यूट्रोफिल्स, एक तो रोगाणुओं को नष्ट करती है, मतलब जैसे जैसे मैंने सांस ली, अब सांस के साथ कोई बैक्टीरिया अंदर आ गए, तो उनको लंग्स में नष्ट कौन करेगी, न्यूट्रोफिल्स करेगी। लेकिन ये न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, एक और प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन, इलास्टिन। अब इलास्टिन लंग्स में कहाँ होता है, जो एल्वोलाइज होती है, जो वायु कूपिकाएं होती है, जैसे ही हवा बढ़ती है वो फैलती है, हवा निकलती है सिकुड़ती है। तो फैलना सिकुड़ना किस वजह से, इलास्टिन की वजह से, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होती है, ये जो न्यूट्रोफिल्स है ना, ये स्राव करती है, किसका स्राव करती है, ये इलास्टेज एंजाइम का स्राव करती है, किसका, इलास्टेज, इलास्टेज का स्राव करती है। अब ये इलास्टेज एंजाइम जो है वो रोगाणुओं को भी नष्ट करता है, लेकिन इसकी ज्यादा मात्रा हो जाती है, तो ये इलास्टिन बन रहा है ना, ये एल्वोलाई में इलास्टिन बन रहा है, इसको नष्ट करने लग जाता है। तो हमारे शरीर में सेल्फ डिफेंस के नाम पे क्या है, लीवर में इसका एक बटन है। बटन क्या, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये क्या करता है, इसके स्राव को, इलास्टेज के स्राव को है ना, संदमित कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। तो मतलब जितना इलास्टेज चाहिए रोगाणुओं को मारने के लिए, उतना ही ये निकालने देता है, बाकी वहां से बटन दबा देता है, उसका स्राव बंद कर देता है, ठीक है ना।
अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी होने लगती है, ये इलास्टेज एंजाइम निकलने लगता है, ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है, तो रोगाणुओं को मारने के बजाय, मतलब रोगाणुओं को तो मारता है, उसके साथ जो एल्वोलाई, जो वायु कूपिकाएं होती है ना, कहाँ की बोल रहा हूँ मैं, एल्वोलाई, ठीक है, एल्वोलाइन में जो इलास्टिन होता है ना, इलास्टिन को तोड़ने लग जाता है, जिससे क्या होता है, एल्वोलाई सूज जाती है, और एल्वोलाइज में सूजन ही क्या कहलाती है, वो कहलाती है वात स्फीति या फिर एम्फाइसीमा, ठीक है ना। देखो, इतने शानदार तरीके से पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट तुम्हें याद होने चाहिए, ऐसी ही तैयारी करनी है तब तो कुछ है, ठीक है ना। तो ये लिंक करना आना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ की है, ठीक है ना। तो ये मैकेनिज्म है पूरी की पूरी ऐसे वर्क करती है और लोग ऐसे पैदा करते हैं, ठीक है। तो अल्फा 1 ट्रिप्सिन किस में काम आ गई, वात स्फीति में काम आ गई। देखो, ग्राइफस ए बी जो होती है ना, ये होता है मक्का छेदक, ठीक है ना। ए बी कौन सा होता है, मक्का छेदक, मैंने पहले भी बोला था, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, जो तुम्हारा माइनर हुआ था उसमें, कि ये याद कर लेना, ठीक है ना, फिर से क्वेश्चन आ गया। ट्राई फर्स्ट एसी, सी से याद रखना, देखो ये कॉटन, सी मतलब कॉटन, और ये कपास बोलवर्म होता है, ठीक है ना। एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा, अब ये देखो, ये होता है एडीए, क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट रुको, मुझे नाम देखने दो, नाम वही है इसका। देखो, एडेनोसिन डाई एमिनीज एमिनेज होता है, ठीक है ना, ये एक एंजाइम होता है जो हमारे शरीर में होता है। अब ये क्या करता है, जब इसकी एडिनोसिस डाई एमिनेज की कमी होने लगती है, तो बाहर से एंजाइम दिया जाता है ताकि इसकी पूर्ति कर दे, ठीक है। तो डी में क्या आ गया, एडीए की कमी में एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा की जाती है। तो अब देखो, अल्फा 1 ए में 3, बी में 1, ए में 3, बी में 1, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो तैयारी इसी लेवल की रखो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़े यार, क्वेश्चन कहाँ से भी उठा के कुछ भी मिला जुला के कुछ भी पूछ ले, तुम्हें भी क्वेश्चन को तोड़ना मरोड़ना आना चाहिए। मैंने पहले भी बोला है, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो, स्पाइसेस में एल्कोलेट आधारित तीक्ष्णता किस मामले में, मसाले में पाई जाती है, मामला कह रहे हैं, मसाले में पाई जाती है। देखो, जो स्पाइस, देखो ये चारों मसाले दिए हुए हैं, चारों में तीखापन होता है, स्पाइसनेस होता है, तो ये किसकी वजह से होता है, तो देखो, जो चिली पाइपर्स होती है, मतलब जो मिर्च होती है, इसमें होता है ये कैप्सिन्स की वजह से, ठीक है, कैप्सिन की वजह से होता है तीखापन। जो काली मिर्च होती है ना, उसमें होता है ये, क्या नाम है, एक मिनट रुको, मुझे देखना दो, ये इफेक्ट वाली चीजें हैं, लेकिन याद तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, ठीक है। पाइपेरिन है, ठीक है, पाइपेरिन होता है, ठीक है। अब पाइपेरिन की वजह से इसमें ये तीखापन होता है, जो स्पाइसेस होते हैं ना, ये पाइपेरिन की वजह से होता है। और ये जो पाइपेरिन है ना, ये क्या है, ये एक तरीके से एल्केलॉइड है, और ये यही पूछा है कि एल्केलॉइड आधारित तीक्ष्णता किस में पाई जाती है, कालीन मिर्च में पाई जाती है। बाकी जो क्या बोलते हैं, लौंग और दालचीनी है, इसमें तो पाई जाती है यूजेनॉल की वजह से, और इसमें पाई जाती है सिनामा एल्डिहाइड। तो इन सब में तीक्ष्णता का कारण ये, तीखेपन का कारण है, कुल मिला के तुम्हें काली मिर्च याद कर रखना है, पाइपेरिन पाया जाता है, पाइपेरिन क्या है, एल्केलॉइड है, ठीक है ना। तो ऑप्शन वाला सी, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं वाट लगा के जाता है, किसी को भी नहीं आता ये क्वेश्चन, तो तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें तो प्रिपेयर करना है अपने एंगल से। जैसे अभी ये 4 चीजें आएगी, अब इन 4 में से कुछ भी पूछ ले एग्जाम में, तुम्हारे ये 4 तो कंफर्म हो गए कि यहाँ से तुम गलती नहीं करोगे। अब मान लो कोई और दे रहा है, अब उनको तो ये 4 भी नहीं पता ना, तो उनसे तो आगे निकल गए इस मामले में। तो ऐसे सॉल्यूशन का मतलब यही है कि जो बाकी ऑप्शन है उनको समझना है, ताकि अगले पेपर में उठा के ये पूछ ले, तो यहाँ से तो कम से कम गलती ना हो, ठीक है। अब देखो आगे, हेविया ब्रासिलेंसिस, अब देखो हेविया ब्रासिलेंसिस किसका नाम है, ये रबर का पौधे का नाम है, ठीक है ना, इससे रबर प्राप्त किया जाता है। के संबंध में कौन सा मिलान सही है, अब देखो, लेटेक्स रंध्रिका में संग्रहित होता है। देखो, जो लेटेक्स है वो रंध्रिका स्टोमेटा में संग्रहित हो गया, क्या यार, स्टोमेटा तो गैसियस एक्सचेंज में काम आता है, तो ये गलत हो गया। लेटेक्स दूधवाहिनी नलिकाओं लेक्टिफेरस में संग्रहित होता है, बिल्कुल यही सही हो गया। लेटेक्स कहाँ संग्रहित होता है, लेक्टिफेरस जो ट्यूब्यूल होता है ना, लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स में लेटेक्स संग्रहित होता है, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा पौधा अपने आर्थिक उत्पाद के साथ सही नहीं लिया गया है, ठीक है, जिया नहीं लिया गया है। सरसों ग्लूकोसाइनोलेट युक्त तेल, देखो जो
सरसों का तेल होता है ना, वो ग्लूकोसाइनोलेट युक्त होता है, कार्बनिक पदार्थ है, केमिस्ट्री में पढ़ते हो तुम इसको, ठीक है ना। तो सरसों में क्या होता है, ग्लूकोसाइनोलेट होता है। अफीम, अफीम मोर्फिन और कोडीन दोनों का स्रोत है, ठीक है, पेपर सोमनिफेरन से प्राप्त किया जाता है, अफीम का नाम है वो, तो ये भी सही है। नारियल, नारियल से कोपरा। अब देखो, तुम जो गिर्री खाते हो ना, गिर्री, उसको क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, खोपरा, इसमें क्या लिखा है, कोपरा। तो वो वही है, कोकोनट से क्या प्राप्त किया जाता है, खोपरा, लाइक गिर्री जिसको बोलते हैं वो, ठीक है। कसावा, अब देखो, जो कैफीन होता है वो तो तुम्हें सबको ही पता है, कैफीन या तो कॉफी में होता है या चाय में होता है। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़ा टिपिकल होते हैं, उनमें एक ऑप्शन ऐसा देगा, बिल्कुल डाउन लैंग्वेज, मतलब डाउन टू अर्थ देगा, बिल्कुल जमीन से सटा हुआ देगा, कि बहुत आराम से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये ही गलत है। तो कैफीन सबको पता है, बचपन से पढ़ते हैं, कॉफी और चाय में पाया जाता है। तो कसावा नहीं होगा, कसावा ऐसा क्या करते हैं, आटा प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। निम्न में से किस चरण में क्रोमोसोम सबसे अधिक सघन दिखाई देते हैं? अब देखो, सेल डिवीजन की बात आ गई, सेल डिवीजन वाला चैप्टर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इधर समझो, ये क्रोमोसोम है, देखो, जब केंद्रक विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन एम फेज में शुरू होता है, एम फेज की चार उप अवस्थाएं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है ना। तो जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिन नेट संघनित होकर गुणसूत्र में बदलने लगता है, ठीक है, बदलना शुरू होता है, ठीक है। तो प्रोफेज में तो क्या होगा, बदलना शुरू हो गया। जो अगली जो स्टेज होती है वो होती है मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है, वो बदलकर कंप्लीट हो जाता है और पूरे के पूरे एक लाइन में आकर ऐसे व्यवस्थित हो जाता है और उससे निर्माण कर लेता है मेटाफेज प्लेट का। तो यहाँ पर ऐसे व्यवस्था दर्शा देता है जिससे इनको पढ़ना, देखना, समझना आसान होता है। तो ये यही पूछा है, किस चरण में क्रोमोसोम सबसे अधिक सघन कंडेंस दिखाई देते हैं, तो कौन सी अवस्था में दिखाई देते हैं, मेटाफेज अवस्था में, ठीक है ना। आगे एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्रोमोसोम ऐसे ध्रुव की ओर गति करने लग जाएंगे, सेंट्रोमियर आ जाएंगे, स्पेंडल फाइबर बनाएंगे और खींचने लग जाएंगे। और टेलोफेज में तो वापस से है ना गुणसूत्र संघनित होने लग जाए, मतलब क्रोमेटिन में बदलने लग जाएगा संघनन क्या। माइटोसिस के दौरान स्पिंडल फाइबर क्रोमेटिन क्रोमोसोम के किस बात से जुड़ता है? अब देखो, आई गया स्पिंडल फाइबर, तो अभी जस्ट मैंने ये बताया था कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है ना, एक क्रोमोसोम है, ये मेटाफेज प्लेट बना दिया, मतलब एक एक लेवल पे आगे। अब यहाँ पर पाए जाते हैं क्या, देखो, यहाँ पर पाया जाता है क्या, सेंट्रियोल, ठीक है ना, तारक काय पाया जाता है। अब ये तारक काय क्या करते हैं, यहाँ से निर्माण करते हैं स्पिंडल फाइबर से, ठीक है ना। अब वो स्पिंडल फाइबर यहाँ सेंट्रोमियर से जाके चिपकता है। तो यहाँ चिपकते किससे है, देखो, ये जो सेंट्रोमियर है ना, इसके दोनों तरफ दो, एक ऊपर एक नीचे, डिस्क समान स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है ना। ये जो रेड वाली मैं बना रहा हूँ, ये जो डिस्क समान संरचना है ना, इन संरचनाओं को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर, ठीक है ना। तो जो स्पिंडल फाइबर है, ये सेंट्रो मतलब क्रोमोसोम में कहाँ जुड़े, काइनेटोकोर से जुड़े, तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी ये जो बीच वाला जो पॉइंट है उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, और ये जो गुणसूत्र खंड दिख रहे हैं, ये तितली के पंख जैसे, इनको टीलोमिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो सब याद रखना तुम। मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहा जाता है? देखो, मियोसिस फर्स्ट मतलब जो अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट है, उसको मियोसिस डिविजनल क्यों कहा जाता है? तो सिंपल सी चीज है, रिडक्शनल डिविजनल क्यों कहा जाता है? रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कम होना या घटना। तो किस चीज का कम होना, किस चीज का घटना? देखो, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, जो मियोसिस फर्स्ट है उसमें क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट में देखो, सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर मुख्यतः मियोसिस के किस चरण में होता है? तो देखो, मियोसिस होती है, मियोसिस में प्रोफेज अवस्था होती है, प्रोफेज अवस्था की भी 5 उप अवस्था होता है, एल जेड पी डी डी, ठीक है ना। लेप्टिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस, ठीक है ना। मैंने उल्टा लिख दिया, एल जेड पी डी डी, यही सही है, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस, ठीक है ना। एल जेड पी डी डी सही है, जाइगोटिन फिर पेकाइटिन। अब देखो, जो पेकाइटिन अवस्था आती है ना, पेकाइटिन अवस्था में क्या होता है, ऐसे गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, ये गुणसूत्र होता है। तो ये गुणसूत्र दो, होमोलोगस, होमोलोगस का मतलब क्या है, समजात, समजात मतलब जो एक ही लक्षण को निर्धारित करते हैं, उनकी नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर मतलब देखो, ये गुणसूत्र है तो इसकी ये वाली भुजा और दूसरे की ये वाली भुजा, ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर। तो ये दोनों आपस में क्या करती है, अतिव्यापन करती है और गुणसूत्र खंडों का एक्सचेंज करते हैं। इस ही पूरी घटना को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर।
ठीक है ना? इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं और ये कब होती है? ये पेकाइटिन अवस्था में होती है, ठीक है ना? तो फेज़ की पेकाइटिन अवस्था में होती है, ऑप्शन सी वाला सही हो गया, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी उसी लेवल पे तैयारी करोगे। तो यार देखो बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन होने वाला है। लेब असिस्टेंट में जितने भी स्टूडेंट हैं मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सेकंड ग्रेड वालों से सीधा टक्कर रहेगा और तो और जो नीट वाले हैं वो भी अप्लाई करने पहुँच जाता है जीके पढ़-पढ़ा के। तो उनकी बायोलॉजी को टक्कर देने के लिए तुम्हें भी बायोलॉजी इसी लेवल की रखनी पड़ेगी कि भाई कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के किसी भी कांसेप्ट को मिक्स करके पूछ ले। आपको सब आए, ठीक है? और ये आएगा कैसे? आपको नोट्स पढ़ना है, जो टीचर ने आपको लिखा है नोट्स पढ़ना है, उनको एनसीईआरटी से मैच करवाना है। मतलब एनसीईआरटी भी आपको खुद से पढ़नी है ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर आपको बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी आप अपने लेवल से सही रखिए। ठीक है? थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले पेपर सॉल्यूशन में।